एक ऐसा जिला जिसकी पवित्रता की लोग कसमें खाते हैं, जहां पर लाखों लोग चादर चढ़ाने के लिए आते, लेकिन उसकी पवित्रता की रक्षा करने वालों ने ही उसे अपवित्र कर दिया। एक पार्टी जो देश में आर्थिक क्रांति लाना चाहती है, लेकिन उसकी नाक के नीचे ज्वाइनिंग के नाम पर बलात्कार हो रहे थे, वो भी एक नहीं दो नहीं 100 लड़कियों के साथ। ये घटना है 1992 की। जिला है अजमेर और बलात्कारी है जिले के सबसे बड़े परिवार के 2 सदस्य। ये घटना बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म की तरह लगती है, जिसमें अपराध होता है, गवाह मारे जाते हैं, एक छोटा सा अखबार अपराध की खबर को छापने की कोशिश करता है और जिन्हें अपराध रोकने का जिम्मा दिया जाता है वो बस मूक दर्शक बनकर देखते रह जाते हैं और खलनायक बना संजय दत्त हीरो बन जाता है। दुख की बात यह है कि ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, बल्कि असल की घटना है। आइए जानते हैं इस शर्मसार कर देने वाली घटना को बड़े ही विस्तार से। घटना शुरू होती है संगीता नाम की एक लड़की से, जो सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। आपको बता दें, ये नाम बदला हुआ नाम है। उसे देश के लिए कुछ करना है और ऐसा करने के लिए उसे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। वो अपने दोस्त से बात करती है और उसे बताता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह की केयर टेकिंग करने वालों चिश्ती परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और उसे परिवार के 2 युवा नेता फारूक चिश्ती और नाफिस चिश्ती उसके दोस्त है। जिले में पार्टी को वो ही संभाल रहे हैं। अगर उनसे मिला जाए तो शायद वो संगीता को कांग्रेस में शामिल कर ले। संगीता जब उनसे मिलने पहुंची तो उसे समझ आया कि नाफिस और फारूक को अजमेर में सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। खुली जीपों में नाफिस और फारूक का घूमना, बाल लंबे करके गले में चेन लटका कर संजय दत्त के खलनायक के लुक को कॉपी करना, ये सब करके नाफिस और फारूक ने छोटे से शहर को बड़ा प्रभावित कर रखा था। संगीता उनसे मिली और उसने कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने उसे वादा किया कि वो जल्द ही पार्टी में उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन इसके लिए उसे उनके फार्म हाउस पर आना होगा, क्योंकि पार्टी से जुड़े काम वही होते हैं। कुछ ही दिनों में संगीता उसके दोस्त के साथ फार्म हाउस भी पहुंच गई। वहां उसे जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। संगीता को वहां नाफिस और फारूक मिले और कुछ ही देर में मौका ऐसा बना कि संगीता और नाफिस अकेले थे। नाफिस ने मौके पर संगीता के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। संगीता को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो रोती रही, चिल्लाती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका दोस्त और फारूक उसे बचा लेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि इस अपराध में सभी लोग शामिल हैं। आगे चलकर उसका गैंगरेप किया गया और साथ ही उसकी न्यूड तस्वीरों को भी क्लिक किया गया और उसे कहा गया कि और लड़कियों को फार्म हाउस पर लेकर आए, चाहे किसी भी बहाने से। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी ये तस्वीर फैला दी जाएगी। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा वाकया जिसको खुलने पर पूरे देश को शर्मसार कर दिया। संगीता ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस चुकी थी और उसने अपने दोस्त को यहाँ लाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे अधिकारियों द्वारा फटकार के भगा दिया गया था। संगीता को पुलिस अधिकारी ने ये तक कह दिया था कि यहाँ आने वाले लोग उनके साथ घूमते हैं। उन पर ऐसा आरोप लगाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर आने वाली लड़कियों के साथ गैंगरेप होता। फारूक, नाफिस और उनकी गैंग के कई लोग इन बच्चों के साथ गलत करते हैं। गवाहों के अनुसार यहाँ 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ था। बलात्कार करने वालों की संख्या 18 से भी ज्यादा थी। हर आने वाली लड़की के न्यूड्स क्लिक किए जाते थे ताकि जब वो यहाँ से जाए तो वो अपना मुंह ना खोल पाए और चिश्तियों का ये कारोबार बिना रुके चलते रहे। ऐसा नहीं था कि इन सब की खबर चिश्ती परिवार के दूसरे लोगों को या प्रशासन के अधिकारियों को भी नहीं था, लेकिन ये सभी लोग मूक दर्शक बनकर खड़े थे, क्योंकि चिश्ती गैंग के पास पॉलिटिकल पावर होने के साथ साथ धर्म की पावर भी थी। वो जब चाहते अजमेर को शट डाउन कर सकते थे। पूरे शहर में दंगा जैसा माहौल हो सकता था। कई क्राइम रिपोर्टर्स ने तो ये तक क्लेम किया कि जिन बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा था उनमें कई बड़े अधिकारियों की भी थी, जिन्होंने आगे चलकर अपनी जान बचाने के लिए या तो ट्रांसफर ले गए या फिर राजस्थान छोड़कर चले गए थे। कुल मिलाकर आधा शहर सब जानता था, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहा था। लेकिन दैनिक नवज्योति में सब कुछ छपा और बड़े ही विस्तार से छपा और इसकी खबर बड़े अधिकारियों तक भी पहुंची, जिसका मतलब था कि अब एक्शन होना ही है। हालांकि मीडिया का इस तरह से मुखर होना अपराधियों को पसंद नहीं आया और आगे चलकर इसी बीट पर एक दूसरे एडिटर की हत्या भी हुई। बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंच तो चुकी थी, लेकिन एक्शन
शासन का मतलब था कि अजमेर की जनता ही अपने खिलाफ हो रहे अपराध को खत्म करने में साथ नहीं देगी, बल्कि वो जाकर अपराधियों के साथ खड़ी हो जाएगी। उस समय के अजमेर के डीजीपी अमरिंदर भारद्वाज बताते हैं कि अगर अजमेर में 3 दिन का बंद नहीं किया गया होता तो शायद पूरा अजमेर धार्मिक दंगों के कारण स्वाहा हो जाता, लेकिन किसी तरह से नाफिस और फारूक को अरेस्ट किया गया। नवज्योति की रिपोर्ट और उनके पास मौजूद सबूत इतने ज्यादा थे कि अब इस गिरफ्तारी को रोका नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ना तो लोग इस अपराध को मान रहे थे और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपराध माना जा रहा था, बल्कि कांग्रेस के कई एमएलए और पूर्व सांसद अपराधियों के सपोर्ट में खड़े थे। अजमेर की आग की लपटें दिल्ली और जयपुर में भी तापमान बढ़ा रही थी। पुलिस के लिए अभी सबसे मुश्किल काम करना बाकी था, वो था गवाहों को ढूंढना। नवज्योति के पास सबूत थे कि तस्वीर खींची गई थी, लेकिन क्या तस्वीर बिना इच्छा से खींची गई है, इस बात को साबित तभी किया जा सकता है जब उन लड़कियों को ढूंढा जाता जिनका शोषण हुआ। लेकिन अब वो अजमेर में नहीं था, कुछ ने अजमेर छोड़ दिया था और कई लड़कियों ने तो इस ट्रॉमा से तंग आकर आत्महत्या भी कर ली थी। केस को देखकर मामले में सीआईडी को इन्वॉल्व किया गया। धीरे धीरे सबूत भी मिलने लगे और गवाह भी, और 63 सबूतों और 128 गवाहों के साथ केस को फाइल किया गया और केस कोर्ट तक पहुंचा। पहली हियरिंग के दौरान पकड़े गए अपराधियों की संख्या सिर्फ 5 थी, लेकिन आगे चलकर ये संख्या 18 तक पहुंची और धीरे धीरे सभी को अरेस्ट किया गया। आज की डेट में इस केस को 31 साल हो चुके, लेकिन अभी भी कई मामलों में केस चल रही है। राजस्थान की पॉक्सो कोर्ट में उन बच्चियों के शोषण का केस चल रहा है जो कि नाबालिग थी। बालिग विक्टिम्स के लिए सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी जब भी कोई नया अपराधी मिलता है तब उन्हें गवाही देने के लिए आना पड़ता है और इस तरह की हर घटना के साथ उनके जख्मों की सिलाई उधर जाती है। उन्हें वो बहसी मंजर बार बार याद करने पड़ते हैं और ये उन्हें कई महीनों का ट्रॉमा देकर जाता है। एक बार तो एक पीड़ित ने कोर्ट में ये तय कह दिया था कि अब वो दादी नानी बन चुकी है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए, कम से कम अब तो उन्हें बयान देने के लिए ना बुलाया जाए। एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ से नाफिस चिश्ती जमानत पर बाहर घूम रहा है। उसने साल 92 से लेकर 2003 तक का समय खुद को पुलिस से बचने में बिताया था। इस दौरान उसने डॉन से लेकर आतंकवादी तक सब कुछ बनने का प्रयास कर लिया था। आखिर में वो स्मेक और 24 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया था। 2003 से वो जेल में है और मौजूदा समय में जमानत पर बाहर है। वही दूसरी तरफ फारूक चिश्ती है जो कि अब अपनी सजा पूरी कर चुका है। वो तकरीबन 21 सालों तक जेल में था और अब अजमेर में ही लोगों को नजर आ जाता है। उसने उस दौरान खुद को पागल साबित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेडिकली ये साबित नहीं हो पाया। इन दोनों के दूसरे अपराधी सलीम चिश्ती, सुहेल चिश्ती, अनवर चिश्ती, बाकी सब अपने हिस्से की बहुत सजा से बहुत कम सजा पाकर ही रिहा कर दिए गए, क्योंकि कई अपराधों में गवाहों ने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान बदल लिया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आज के समय में सभी अपराधी बाहर है, तो ऐसे में क्या उन्हें जेल भेजने वाले गवाह चैन से रह पाएंगे? क्या ये इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि उम्र कैद की सजा दी जा सके? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।